आइए इस यात्रा को अब हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे इस मंच पर एक ऐसा कवि है जो लगभग पिछले 30 वर्षों से श्रोताओं के होंठों पर ठहाकों की खेती कर रहा है। जिसने कहीं ये सुन लिया था, जिसने कहीं ये पढ़ लिया था, जिसने कहीं ये जान लिया था कि किसी बड़े दार्शनिक ने कहा है कि जो बहुत खुश होता है, जो हंसी बांटता है, वो कभी स्वर्ग नहीं जाता, बल्कि वो जहां होता है वहीं स्वर्ग बना लेता है। उसने कहीं किसी अस्पताल की किसी ऑपरेशन थिएटर के बाहर पढ़ ली थी, एक दो पंक्तियां पढ़ ली थी। किसी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर लिखा था कि अगर दिल खोल लेते हंस बोलकर यारों के साथ, अगर दिल खोल लेते हंस बोलकर यारों के साथ, तो हमें नहीं खोलना पड़ता है यहाँ इन औजारों के साथ। तो वो जो आपके चेहरों पर ठहाकों की खेती करता है, मैं केवल ये 4 पंक्तियां उसकी अगवानी में बिछाता हूं कि करो कुछ यूं कि हर मुश्किल की आसानी निकल आए, करो कुछ यूं कि हर मुश्किल की आसानी निकल आए, तुम्हारी बावजह पैदाइश का मानी निकल आए, और किसी को भी रुलाने का तरीका मैं बताता हूं, किसी को भी रुलाने का तरीका मैं बताता हूं, हंसाओ यूं कि उसकी आंख से पानी निकल आए। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियों से भाई अमित चितवन का स्वागत करें, जो ग्वालियर की माटी से हमारे बीच में आते हैं, देश के वरेण्य हास्य कवि। तालियां बहुत कम हैं, अमित जी को जितनी तालियों के साथ सुना जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आखिरी तक जितने लोग भी बैठे हैं, एक बार जोरदार तालियों से अमित भाई का स्वागत करें। दोस्तों, सबसे पहले आज हम यहाँ पर शहीदों का नमन कर रहे हैं, और भैया ने बड़ा अच्छा गीत सुनाया। मैं शायर तो नहीं, लेकिन मैं वास्तव में ही शायर हूँ। हाँ हैं? सही कह रहे हैं ना? तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ आपको कुछ बातचीत। नहीं भाई, आप भी यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे शंभू भाई, बहुत सारे लोग यहाँ हैं, हमारे शायर मित्र लोकल भी हैं, और पंकज भाई बढ़िया संचालन कर रहे हैं। तो मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूं दोस्तों। क्रांति जी, बहते जाना है तुमको नदी की तरह, बहते जाना है तुमको नदी की तरह, आदमी हो रहो आदमी की तरह, बहते जाना है तुमको नदी की तरह, आदमी हो रहो आदमी की तरह, जिंदगी फिर नहीं मिल सकेगी कभी, जिंदगी को जियो जिंदगी की तरह। तो दोस्तों, शायरी भी होती है, कुछ अच्छी बात भी होती है। दरअसल मैं बताऊं आपको, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि शहीदों को मैं याद करते हुए उसके बाद मैं कुछ अपनी, क्योंकि हम जिनके लिए यहाँ पर आए हैं, जिनकी वजह से आज हम मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, हम यहाँ पर बैठकर कविताएं सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, मैं शायर तो नहीं भी सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, तो उनको याद करते हुए एक 4-6 पंक्ति में आपको सुनाता हूं। उसके बाद पंकज भाई, आजादी के दीवानों की भूलो तुम न कहानी को, आजादी के दीवानों की भूलो तुम न कहानी को, 100 बार नमन है उनको याद करो कुर्बानी को, 100 बार नमन है उनको याद करो कुर्बानी को। और देखिए, तलवारों के साये में भी तान के रखा था सीना, तलवारों के साये में भी तान के रखा था सीना, गोरी चमड़ी वालों का दुश्वार किया था जीना, करते हैं प्रणाम सदा हम उनकी वीर जवानी को, 100 बार नमन है उनको याद करो कुर्बानी को। और देश, देखिए आपके देश पे जान लुटाने का पैगाम दिया है हमको, हम हैं केवल हिंदुस्तानी नाम दिया है हमको, देश पे जान लुटाने का पैगाम दिया है हमको, हम हैं केवल हिंदुस्तानी नाम दिया है हमको, और नाम दिया है हमको, और याद रही बस आजादी भूले आपके पानी को, 100 बार नमन है उनको याद करो कुर्बानी को। तो दोस्तों, कभी कभी पंक्तियां हो जाती हैं, हम लोग साहब हास्य की बात, दरअसल हंसना बहुत जरूरी है साहब।
तब वहां शुरू करता हूं 4 पंक्तियां कि पल दो पल की जिंदगी। जोड़ो दिए, क्या नाम है भाई साहब का, दाढ़ी वाले भाई साहब? दरअसल क्या है कि मैं आपको सही बता रहा हूं, इस देश में कुछ बाबा लोग अंदर हैं है? नहीं, इन बाबा मैंने इनके जैसे बोला साहब। तब मैं आपको 4 पंक्ति सुनाता हूं मैं आपको, जो बाबा अंदर है उनके लिए, बाहर वालों के लिए नहीं। उनको तो मैं नहीं कर सकते ना। मतलब अगर इन्हें बाकी आप गौर से देखें ना, तो आपको महसूस होगा जैसे आप रजनीश का यौवन देख रहे हो, ओशो का। वो अपनी जवानी के दिनों में बिल्कुल ऐसे ही रहे होंगे। नहीं, बहुत बढ़िया। कौन चले गए? हाँ, स्वागत। नहीं, कहीं नहीं आएंगे। दोस्तों, मैं 4 पंक्ति अपनी बात शुरू करता हूं कि पल दो पल की जिंदगी, हंसना हंसाना चाहिए, बिल्कुल, कांटों के साथ रह के भी मुस्कुराना चाहिए। पल दो पल की जिंदगी, हंसना हंसाना चाहिए, कांटों के साथ रह के भी मुस्कुराना चाहिए। हंसना तो सेहत के लिए च्यवनप्राश है, इसलिए दोस्तों ताली बजाना। क्योंकि मैं उसका एक कारण बता रहा हूं साहब के, लोग आजकल इस कदर टेंशन है, आदमी नींद में भी अटेंशन है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि लोग टेंशन के मकान खोलकर बैठे हैं, कुछ नफरतों के कान खोलकर बैठे हैं। लोग टेंशन के मकान खोलकर बैठे हैं, कुछ नफरतों के कान खोलकर बैठे हैं। हम देते हैं लोगों को तंदुरुस्ती के टॉनिक, इसलिए हास्य की दुकान खोलकर बैठे हैं। दोस्तों, आपको सही बता रहा हूं, कभी कभी हम लोग साहब कविताएं पढ़ते हैं तो बड़ी दूर दूर जाना, अभी ग्वालियर से यहां तक आने में भी टाइम लगता है साहब, ट्रेन में आओ, सफर हो। मैं आपको सही बता रहा हूं, मैं एक बार साहब मुंबई गया था एक कार्यक्रम के लिए, मेरा शूटिंग थी, चला गया, उधर से लौट के आया साहब। दरअसल क्या है, मैं भिखारियों को भीख नहीं देता हूं, लेकिन उस दिन क्या हुआ बाबूजी, मैं सही बता रहा हूं आपको, जैसे ही मैं ग्वालियर के प्लेटफॉर्म पे उतरा, एक भिखारी मेरे पास आया, कहने लगा बाबूजी कुछ दे दो। मैं केसरवानी साहब, मैं भिखारियों को भीख नहीं देता हूं, लेकिन साहब उस दिन क्या था कि मैंने कि यार मेरी जेब में 1-1 रुपए के बहुत सारे सिक्के रखे थे, तो मैंने कहा ये बहुत परेशान हो रहा है, कह रहा है बाबूजी कुछ खाया नहीं, दे दो। मैंने वो 1-1 रुपए के सिक्के निकाल के उसको दिए। उसने तुरंत नीचे से ऊपर तक मुझे देखा और कहने लगा बाबूजी पंजाब में से आ रहे हो? मैंने कहा आ तो रहा हूं यार। मुंबई से आ रहे हो? मैंने कहा आ तो रहा हूं यार। कह रहा है बाबूजी अपने पैसे वापस ले लो। मैंने कहा रख ले तेरे काम आएंगे। केसरवानी साहब वो तपाक से बोला मैं अपने खानदान वालों से नहीं लेता हूं। मैंने कहा यार तू मुझे जानते नहीं है, मैं ग्वालियर का बहुत अच्छा हास्य और व्यंग का कवि हूं, पूरा शहर मुझे जानता है, तू नहीं जानता है? कहने लगा बाबूजी आज तक नहीं जानता था, अब जान गया हूं। मैंने क्या जान गया है कि बाबूजी मैं इस प्लेटफॉर्म पे मांग रहा हूं और आप भीख मांगने के लिए इतनी दूर जाते हैं। बहुत अच्छे। ये समस्या है साहब। आपके होटल में हम लोग हैं आज के इन दिनों, शायद आज आपका होटल है, उसका नाम भी रॉयल, और आप भी रॉयल ही लग रहे हैं, और रॉयल आदमी को रहना भी चाहिए साहब, क्योंकि आपको सही बता रहा हूं मैं। दरअसल क्या है, मेरे में आदत है साहब, मैं घर से चलता हूं तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं जैसे ही घर से चला तो जल्दी में तो था ही, कल मेरी रात में 10 बजे ट्रेन थी। ऐसा है अमर भाई, आप घर से चलो, रास्ते में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन जो प्रॉब्लम घर में हो उससे बड़ी नहीं हो सकती। ये पंकज भाई के अपने अनुभव है। नहीं, ये अपने नहीं है, ये दुनिया के लगभग सारे पुरुषों के हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार। देखो मैं तो अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ ना, तुम्हारी हो सकती है प्रॉब्लम। दरअसल क्या होता है मैं बताऊँ आपको, जैसे ही मैं घर से चल रहा तो जाना था मुझे, तो मैं पत्नी से बोल दिया, मैंने कहा मेरी पैंट कहाँ है? वैसी बात पर लड़ाई हो गई साहब। कहने लगी तुम कहीं भी जाते हो पूछते हो पैंट कहाँ है, पैंट प्लीज हो गई क्या, पैंट धुल गई क्या? ये बताओ मुझसे मोहब्बत है या पैंट से? तो मैं जल्दी में तो था ही, मैंने बोल दिया पैंट से। पत्नी कहने लगी क्यों?
मैंने कहा भाग्यवान तुझे छोड़ के तो कहीं भी जा सकता हूं। ये समस्या है साहब। ये तो भाई साहब ये टीवी चला रहे हैं, लाइव तो नहीं चला रहे ना भाई साहब। मैं आपको, मेरी समस्या है साहब। अब मैं लीना जी के बगल में बैठा था, दरअसल मैं कवित्रियों के बगल में नहीं बैठता हूँ। लेकिन ये क्लिप भेजी जाएगी। हाँ, तो हुआ क्या साहब के एक प्रोग्राम में लाइव टेलीकास्ट आ रहा था, पत्नी ने देख लिया। जैसे ही मैं लौट के घर पहुंचा, पत्नी मुझसे कहने लगी फलानी कवित्री के बगल में बैठे थे। मैंने कहा पागल हो गई, मैं नहीं बैठा था, वही ठीक ठाक समझ के मेरे बगल में बैठ गई थी। तो पत्नी नाराज हो गई, कहने लगी नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम उसके बगल में बैठे थे, वो तुम्हारे बगल में नहीं। पागल हो गई, मैं उसके बगल में बैठी नहीं बैठा था, वही ठीक ठाक समझ के मेरे बगल में बैठ गई थी। तो पत्नी कहने लगी तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा नहीं सच बोल रहा हूँ। तो वो कहने लगी, मैंने कहा तू झूठ बोल रही है कि नहीं मैं झूठ बोल रही। तो मैंने कहा मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं मर जाऊं। तो पत्नी कहने लगी मैं झूठ बोल रही हूँ तो मैं विधवा हो जाऊं। एक बार ताली वाली तो पीछे तक, पीछे वाले भाई लोग पीछे क्यों बैठे हुए, आगे आ जाओ ना थोड़ा सा। नहीं सही बता रहा हूं आपको, समस्या है अपने अपने घर की। देखिए आप कि शादी के 20 साल बाद प्यार में मिठास न सब्जी में स्वाद। समस्या है, शादी के 20 साल बाद प्यार में मिठास न सब्जी में स्वाद। एक दिन तो ऐसी आफत आई, पत्नी ने घर में झाड़ू लगाई, घर का सारा कचरा इकट्ठा किया और बड़े प्यार से हमारे सर पे धर दिया। हमने कहा आज तो बहुत प्यार कर रही हो, शादी के 20 साल बाद भी मर रही हो। पत्नी मुस्कुराई, हमारे पास आई, बोली ना मैं तुमसे प्यार कर रही हूं, ना मैं तुम पे मर रही हूं, मैं तो कचरा कचरे के ऊपर धर रही हूं। मैं भाई साहब आपके घर की थोड़ी पूछ रहा हूं। ये बोले ठीक जवाब दिया है। अरे तो इनके घर पे ऐसे ही जवाब मिलता है, इनके घर पे कोई रखते थोड़ी मिलता। इनके घर पे कोई रखते थोड़ी मिलता। नहीं, इनके घर की तो और स्थिति खराब है साहब। ऐसे ही मैं एक बार अपने ऑफिस से आया साहब लौट के, तो पत्नी मुझसे कहने लगी देखो घर के सामने आम का पेड़ लगा। मैंने कहा वो तो बहुत दिनों से लगा है, कि इस पे उल्लू आके बैठता है। तो मैंने कहा बैठने तो उससे क्या फर्क पड़ता है, कि नहीं वो बोलता भी है। पड़ोसन कह रही थी कि उल्लू का बोलना अशुभ होता है। तो अपन मूड में तो थे ही, अपन ने कहा अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे पिताजी को मरे हुए कितने दिन हो गए। पत्नी कहने लगी वो तो बहुत दिन हो गए। तो मैंने कहा पगली वो उल्लू नहीं है, तेरे पिताजी है, तेरा हालचाल देखने आते हैं। लेकिन हम कवियों की पत्नी बड़े होशियार होती हैं साहब। कहने लगी आप कितने भोले हैं जो इतने साल के बाद सच बोले हैं। मैंने क्या सच बोले हैं कि रात को एक नहीं दो उल्लू आते हैं, एक मेरे पिताजी, दूसरे आपके पिताजी। तो ये समस्या होती रही थी। देखिए हस्तरेखा विशेषज्ञ हमारी लीना जी बैठी हुई हैं, ये बड़े बड़ों की साहब वो देखती हैं, कुंडली वगैरह वगैरह बहुत दूर तक फेमस है साहब। पिछले दिनों हमारे साथ नेपाल यात्रा करके आई, नेपाल में कविता पढ़ के आई साहब। नेपालियों को भी इसने खूब गुदगुदाया, इन्होंने बहुत अच्छी गजलें सुनाई। तो दरअसल वहां से कभी कभी एक कविता पंकज भाई बन जाती है। देखिए एक बार मैं भी साहब एक मैंने छोटी सी कविता लिखी थी कि जैसे ही मैं कवि सम्मेलन से हूट होकर आया, जैसे ही मैं कवि सम्मेलन से हूट होकर आया, मैंने तुरंत अपना हाथ एक हस्तरेखा विशेषज्ञ को दिखाया। मैं जैसे ही एक कवि सम्मेलन से हूट होकर आया, मैंने तुरंत अपना हाथ एक हस्तरेखा विशेषज्ञ को दिखाया। मैंने कहा भाई साहब मेरे हाथ की रेखा देखकर बताओ शनि महाराज मुझसे कितनी दूर खड़े हैं। मैंने कहा भाई साहब मेरे हाथ की रेखा देखकर बताओ शनि महाराज मुझसे कितनी दूर खड़े हैं। वो बोला भाई साहब शनि महाराज तुमसे दूर दूर कहीं नहीं खड़े हैं, वो तो पिछले 5 साल से तुम्हारे ऊपर चढ़े हैं, वो तो पिछले 5 साल से तुम्हारे ऊपर चढ़े। हमने कहा यार अच्छा ये बताओ आजकल राहु के तुम क्या कर रहे हैं। बोला भाई साहब वो तो महंगाई के मारे भागते फिर रहे हैं। हमने कहा यार शनि महाराज से हमारा रिश्ता तोड़ो, शनिचर उतारने का कोई उपाय ढूंढो। बोला भाई साहब शनि महाराज तो मैं एक दिन में उतार दूंगा, मगर उतारने के पूरे 5,000 लूंगा। शनि महाराज तो मैं एक दिन में उतार दूंगा, मगर उतारने के पूरे 5,000 लूंगा।
हमने कहा यार हम वैसे ही परेशान हैं, एक एक पैसे के लिए आफत में जान है, ये बताओ क्या 5,000 रुपए किस्तों में चलेंगे? बोला भाई साहब चलेंगे, मगर फिर शनि महाराज भी किस्तों में उतरेंगे। तो एक बार ताली वाली जरा जोर से बजा दो, लगना चाहिए कि आप लोग सुन रहे हैं। हाँ दोस्तों, मैं एक आखिरी कविता, कवि बहुत हैं, कवि बहुत सारे लोग हैं, मैं केसरवानी साहब एक व्यंग कविता आपको सुना के और अपना स्थान ग्रहण करता हूं, और वो मेरी बहुत अच्छी कविता है। हालांकि मैंने वो जी, अरे मैडम बैठिए ना, हैं? अच्छा लीजिए। हाँ नहीं ठीक है, नहीं, वो बिल्कुल चूंकि व्यवस्थाओं में है। नहीं लीजिए, आप फोटो लीजिए, क्योंकि इस गधे की फोटो भी अच्छी आ सकती है। नहीं, ये इनका विश्वास है, ये इनका विश्वास है। हाँ इनका विश्वास है, इस गधे की फोटो भी अच्छी आ सकती है। नहीं मैं अपने घर का तो हूं ही, क्योंकि मैं आपको सही बता रहा हूं साहब कि पति और पत्नी का जोड़ा, पति और गधे और घोड़ी का है। अरे यार तुम सुनो सरी, पति और पत्नी का जोड़ा, जैसे पत्नी तांगा पति घोड़ा, जो जिंदगी भर दौड़ा रहा घोड़ा का घोड़ा, और परिवार वालों ने मरने तक पीछा नहीं छोड़ा। ताली वाले भैया। दोस्तों मैं एक कविता सुना रहा था आपको। दरअसल मैं तानसेन की नगरी से आया हूँ, वो कविता ना सुनाते हुए एक गजल के कुछ शेर सुना देता हूँ, 3-4 उसके बाद बैठ जाता हूँ, अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। दोस्तों मैं तानसेन की नगरी से आया हूँ, और जब तानसेन जी गाते थे तो मिर्ग आ जाया करते थे उनकी तान सुनने के लिए, लेकिन मैं जब गाता हूँ तो लोगों को मिर्गी आने की संभावना बढ़ जाती है। देखिए आपको मैं 2-3 शेर सुनाता हूँ। आजाद भैया स्वागत, इरशाद। आपने मेरा वाह भी वाह में भी सुना होगा, ये मैंने एक गजल पढ़ी थी शैलेश लोढ़ा जी के साथ। देखिए आप, रूठी लवर को, वो गायक जी कहाँ गए? गायक जी अच्छा नहीं रहे हमारे बीच में, मैं आपको सुना। देखिए रूठी लवर को हमने मनाना छोड़ दिया, रूठी लवर को हमने मनाना छोड़ दिया, रूठी लवर को हमने मनाना छोड़ दिया, भैंस के आगे भौंक बजाना छोड़ दिया, भैंस के आगे भौंक बजाना छोड़ दिया। और इसका शेर देखिए, जब से हुई है दाद के संग उसको खुजली, जब से हुई है दाद के संग उसको खुजली, जब से हुई है दाद के संग उसको खुजली, हमने उससे मिलना मिलाना छोड़ दिया, हमने उससे मिलना मिलाना छोड़ दिया। और मौलाना साहब एक शेर आपको समर्पित करता हूं, आप बीच में बैठे हैं। क्या है भरोसा हमको ही वो डस जाए, क्या है भरोसा हमको ही वो डस जाए, क्या है भरोसा हमको ही वो डस जाए, सांप को हमने दूध पिलाना छोड़ दिया, क्या है भरोसा हमको भी वो डस जाए, सांप को हमने दूध पिलाना छोड़। कहाँ पिलाने जा रहे हो क्या? लेने जा रहे हैं। अच्छा दूध पिलाने जा रहे हो? नहीं पिलाएंगे आपको, लेने जा रहे हैं। और दोस्तों आखिरी शेर मैं चाहता हूं कि आखिरी शेर आपको सुना रहा हूं कि बीबी के भइयों ने जम के पीटा तो, बीबी के भइयों ने जम के पीटा तो, बीबी के भइयों ने जम के पीटा तो, साले की बीबी को पटाना छोड़ दिया।